हेलो नमस्कार मेरे सभी भाई बहनों और विद्यार्थियों। तो आज हम लोग क्लास 8 को पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे मैं पूरी बुक आपको कवर करवा दूंगा। एनसीईआरटी बुक से हम लोग क्लास 8 सोशल साइंस को पढ़ेंगे। ठीक है, आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि हम लोग आज पॉलिटी को पढ़ेंगे। क्लियर है? इसको पढ़ेंगे पॉलिटी, राजनीति शास्त्र को। ठीक, राजनीति के बारे में हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है क्लास 7 आपने देखा होगा। और जो व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं वो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है ये। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक से लिया गया है आपका। चलिए हम लोग पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर देखते हैं क्या है। ठीक है, बड़े आराम आराम से पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो देखिए, आज का पहला अध्याय है जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है आपका भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? शिक्षक के लिए वो छोड़ देना है, आपके लिए जो है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट, जो छात्र छात्राएं क्लास 7th को नहीं पढ़े वो पहले 7th को ज़रूर पढ़ लीजिए। बैकग्राउंड आपका वहीं से तैयार मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है कि किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए भारत को ही संविधान का ज़रूरत काहे पड़ा। ठीक, क्या दिक्कत हो रहा था कि हमको संविधान का ज़रूरत पड़ा, और संविधान बनने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? कह रहा है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है 1934 में क्या किया, संविधान सभा का जो मांग बहुत दिनों से कर रहे थे उसको क्या किया, 1934 में स्वीकार किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए, संविधान का बात तो बहुत दिनों से कर रहे थे, ठीक है, भारतीय लोग। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला आपको पता होगा। पहला 1914 से 18 तक चला था, 1914 से 18 तक। और दूसरा कब से कब तक चला था, दूसरा चला था 1939 से 1945 तक। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि जब 1939 और 45 के पीरियड में द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो गया, संविधान सभा का मांग और तेज हो गया कि नहीं हमको अब दीजिए, हम बनाएंगे, या हमको आप बोले थे उसको फुलफिल कीजिए। तो 1900 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन निकल कर सामने आता है आपके लिए। क्या क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो क्या बताइएगा आप, 1946। संविधान सभा का गठन कब किया गया, 1946। क्लियर है? संविधान सभा का गठन कब किया गया, 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। पृष्ठ क्या कह रहा है कि पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। ठीक, संविधान सभा के सदस्यों को दर्शाया गया है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। ठीक है, मतलब प्रारूप तैयार किया कब, 1946 से 1949 के बीच। ठीक है, 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। मतलब 150 साल तक हम लोग अंग्रेज का क्या थे, गुलाम थे। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। एकदम ध्यान में रखकर संविधान को बनाया गया है जिससे सभी को न्याय मिल सके। क्लियर है यहाँ तक? संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में भी
अध्याय में पढ़ेंगे कि संविधान जो है वो क्या क्या काम करती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कह रहा है कि बगल में, मतलब इसके बारे में बात हो रहा है, इस चित्र के बारे में। बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, ये है पंडित नेहरू। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए आगे क्या कहता है। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। ठीक है, मतलब जितना भी देश है मैक्सिमम के पास क्या है? अपना संविधान है। अपना संविधान होने का मतलब है कि वह देश कैसे चलेगा यह उनके द्वारा बनाए गए संविधान पर निर्भर है। ठीक है, पहले क्या था कि भारत के ऊपर कौन शासन कर रहा था? तो अंग्रेज शासन कर रहा था। अंग्रेज का नियम कानून चलता था। ठीक है, ब्रिटेन का हमारे ऊपर क्या था? दबदबा था, हम लोग उसके गुलाम थे। लेकिन जब संविधान बन गया तो हम लोग क्या हो गए? अपने संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। क्लियर है? आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई देश लोकतंत्रवादी देश है, मतलब वहाँ राजतंत्र नहीं है, मोनार्की नहीं है, तो वह क्या होगा? वहाँ संविधान जरूर होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसके पास संविधान है वो क्या है? लोकतांत्रिक देश ही है। मतलब आप ऐसे समझिए, आप रीजनिंग में बनाए होंगे, जैसे सभी पुरुष जो है, मेल जो है वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर है। यह कथन 100% सही नहीं है कि जितना भी पुरुष है वह डॉक्टर होगा ही। ठीक है, यह एकदम गलत है। लेकिन यह जरूर आप बोल सकते हैं कि कुछ डॉक्टर क्या है, कुछ डॉक्टर क्या है, वो पुरुष है। ठीक है, यह आप बोल सकते हैं, लेकिन सभी पुरुष डॉक्टर है यह नहीं बोल सकते। तो ठीक उसी प्रकार बोला जा रहा है कि जितना भी देश है सबके पास अपना संविधान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके पास संविधान है वह लोकतांत्रिक देश नहीं है। अभी पढ़ेंगे और समझेंगे भी कैसे यह बात बोला जा रहा है। ठीक है, पहला यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। ठीक है, हमारा सोसाइटी का मूलभूत स्ट्रक्चर क्या है, यह बात कौन बताता है? तो यह बात बताता है हमारा संविधान। ठीक है, देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं। ठीक है, हमारे देश में कई तरह के समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। ठीक है, आदमी बहुत सारा रहता है, लेकिन सबका क्या है? देखने का तरीका अलग अलग है, सोचने का तरीका अलग अलग है। तो वही बात बोला जा रहा है कि हमारे देश में बहुत प्रकार के समुदाय रहते हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज़ क्या है? दोनों में कॉमन है, उन सभी में क्या है? कॉमन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बात पर सब एक दूसरे का क्या होंगे? सहमत ही होंगे। ठीक है, संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साक्षी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमें हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए नेपाल के बारे में बात हो रहा है, ये नेपाल का झंडा है। ठीक है, क्या बात हो रहा है नेपाल में, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले नेपाल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई संघर्ष हो चुके हैं। ठीक है, नेपाल जो है लोकतंत्रवादी देश बनने के लिए कई संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 1990 में संघर्ष हुआ, उसके बाद यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 यानी 12 साल कायम रही।
लोकतंत्र कितना दिन चला? 1990 से 2002 तक, मतलब 12 साल चला। अक्टूबर 2002 में क्या होता है कि राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। राजा जो ज्ञानेंद्र थे वो क्या किए, माओवादी संगठन का जो प्रभाव बढ़ रहा था, मतलब उसका बोल दिया कि माओवादी जो है, बहाना बना दिया कि माओवादी संगठन का प्रभाव नेपाल में बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, सरकार के कामों को सब जो है अपना कंट्रोल में ले लिए। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, राजा मतलब ज्ञानेंद्र का बात हो रहा है कि नेपाल में फरवरी 2005 में संपूर्ण तरह से क्या किया, सब कामकाज का, शासन का बागडोर अपने हाथ में ले लिया। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्रीय समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। ठीक है, लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलन जो हो रहा था 2006 तक क्या हुआ, अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियासतों को क्या किया, नामंजूर कर दिया। आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। ठीक है, 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। ठीक है, नेपाल लोकतंत्र कब बना है? 2008 में। सोचिए, नेपाल कब लोकतांत्रिक देश बना है? 2008 में। ठीक है, 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में हो रहा है कि जो आंदोलन हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में, संविधान के बारे में। इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर क्या करेंगे, गौर करेंगे। ठीक है, गौर करेंगे, गौर नहीं, गौर करेंगे। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को क्या कर दिया है, मंजूरी दे दी है। ठीक है, सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सवाल यह उठ रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है, फिर भी आप उसको पाना चाहते हैं, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक क्या था, राजतंत्र था। ठीक है, मतलब वहाँ राजा का शासन था और राजा का बेटा ही क्या बनता था, राजा बनता था। वहाँ राजा का शासन था। कहाँ? नेपाल में। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास ही रहेगी। ठीक है, मतलब शासन का जो सत्ता है वो कहाँ रहेगा, तो बोल रहे हैं राजा के पास ही रहेगा। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या कर रहे थे, जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में क्या मिल गया, कामयाबी मिल गया। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान की ज़रूरत था। ठीक है, वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लोग चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ रहे थे। ठीक है, मतलब उस संविधान से वो क्या नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। क्लियर है, क्या नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, काहे नहीं संतुष्ट थे, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते हैं, खेल बदल जाता है। जैसे ही किसी भी खेल में, फुटबॉल क्या, किसी भी खेल में नियम बदलते ही खेल भी बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने
2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनकर तैयार होगा, ठीक है, कि नेपाल में एक नया संविधान कब अपनाया? तो 2015 में। क्या किया नेपाल ने? एक नया संविधान अपनाया, ठीक है। कब? 2015 में नेपाल ने क्या किया? अपना एक नया संविधान अपनाया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में क्या किया है? बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है? कि देश की राजनीति व्यवस्था को तय करना, ठीक है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसका क्या करना? राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के, मतलब कह रहा है, किसका बात हो रहा है? कि नेपाल के जो पुराना संविधान था उसमें क्या कहा गया था? कि देश के शासन की बागडोर जो है किसके पास होगी? राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या राज व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। उसके बारे में बात हो रहा है। मतलब पिछले संविधान में क्या था कि देश का जो शासन व्यवस्था था वो किसके पास था? राजा के पास था। और किसके पास? मंत्रिपरिषद के हाथ में था। क्लियर है यहाँ तक? लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? हम अपना नेता खुद चुनते हैं। हमको जो पसंद आता है उसको हम क्या करते हैं? वोट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का क्या करें? जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसको हम चुनते हैं वही हमारी सत्ता का क्या करता है? दुरुपयोग करता है। गरीब के नाम पे वोट लेकर गरीब गरीब ही रह जाता है और जो नेता गरीब होते हैं वो अमीर हो जाते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है, ठीक है। संविधान आपको क्या दिलाएगा? न्याय दिलाएगा। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। अगर राजनेता सत्ता का दुरुपयोग करने लगेंगे तो अब लोगों का क्या होगा? उसको तो अन्याय ही मिलेगा। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई पट्ट में देखा जा सकता है। क्या उदाहरण है भाई? कह रहा है कि सुरेश जो है, सुरेश कोई लड़का है, अपनी कक्षा का क्या है? मॉनिटर है। और वह क्या है? दबंग किस्म का लड़का होता है। स्कूल कॉलेज में होता है कोई दबंग। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। मतलब इस सुरेश जो है, उदंड जो लड़का है, ठीक है, दबंग टाइप का जो लड़का है, इसका फ्रेंड भी इसको क्या करता है? पसंद नहीं करता है। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है, ठीक है। ये क्लास टीचर मैडम जी जो है, यह कहीं बाहर जाना चाहती है। तो वह क्या करती है? वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोल कर चली जाती है। चोर को ही सोना का रखवाली करने के लिए बोला जा रहा है। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। सुरेश जो क्या करता है? मौका का फ़ायदा उठाता है, मॉनिटर बना दिया। अब चोरे को बैंक का मालिक बना दीजिएगा तो चोरी न होगा। सुरेश क्या कहता है? अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ, ठीक। जैसे ही यह बात बोलता है तो अनिल कहता है मैंने क्या किया? अनिल कुछ करे, जब तक आप कोई काम गलत नहीं कीजिएगा तो आपको आश्चर्यचकित होगा ही, ठीक है। अब क्या हो गया? श्रीमती राव लौट गई। जब आप, यह बात अनिल बोल रहा है कि जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात नहीं मानी, ठीक। फिर मैडम क्या कहती? अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे, मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। लेकिन मैडम मैंने तो कुछ किया भी नहीं, ठीक है। अनिल कह रहा है कि मैडम मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो देखिए, यह शिक्षिका क्या है? यह जो शिक्षिका है, जिस प्रकार कार्टून में इनको दर्शाया गया है, ठीक, यह मंदबुद्धि वाली लगती है। इनको अपना कॉमन सेंस नहीं है। इनको क्या करना चाहिए? इनको पूछना चाहिए। किससे पूछना चाहिए? अनिल से नहीं, अनिल से भी नहीं पूछना चाहिए। पूछना चाहिए इस सहपाठियों सबसे, ये जो बच्चे और क्लास में हैं, क्या यह जो बोल रहा है मॉनिटर, यह सही बोल रहा है या गलत, ठीक। अगर यह गलत बोल रहा है तो इसका चमड़ा टान लेना चाहिए। अगर यह गलत बोल रहा है तो इसको दंड देना चाहिए,
यही होता है। अच्छा निर्णय, आप एक तरफ की बातें सुनकर आपको निर्णय नहीं करना चाहिए। तो यही बात लोकतंत्र सिखाता है, संविधान सिखाएगा। लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। ठीक है, तो राजनेता जो सत्ता का दुरुपयोग करेगा, राजनेता क्या, कोई भी अगर किसी भी प्रकार का कानून के साथ खिलवाड़ करता है तो वो संविधान आपकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की याद है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिनको झाड़ू लगवाया जाता था, साफ करवाया जाता था पढ़ाई के स्थान पर, जब उनके पिताजी देख लेते तो कहानी आपको याद है। इसलिए कक्षा 7 को तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कक्षा 7 नहीं पढ़े हैं तो कक्षा 8 के विषय वस्तु को आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, समझ तो जाइएगा ही। उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का क्या देता है, अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए एक मौलिक अधिकार है। देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अंडरलाइन में करता हूँ, आप याद रखिएगा। देखते हैं आपको याद है या नहीं, आप रिकॉल कर पाते हैं या नहीं। समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में? पहला क्वेश्चन है, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है कोई, यह कौन सा अनुच्छेद में है? और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, बताइए। देखते हैं आपको याद है या नहीं। देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, याद रखिएगा। ठीक, कानून के नज़र में क्या है, सब समान है। अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कोई। ठीक, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, ठीक है, वो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का। सभी अनुच्छेद आपको धीरे धीरे इसी प्रकार याद हो जाएंगे, बस आप रिकॉल करते जाइए, मेरे साथ बोलते जाइए। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और यही क्वेश्चन आता है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, यूएसएसआर से और रूस से। ठीक, मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है, कोई पावरफुल इंसान है, किसी को तंग नहीं कर सके, इसकी गारंटी, इसकी सुरक्षा कौन देता है, तो हमारा संविधान ही देता है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, क्या है चित्र में, तो स्कूल में क्या होता है, खेल का भी घंटी बजता है। तो चलो आज कुछ अलग खेलते हैं। क्या खेलते हैं, बास्केटबॉल? नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। कुछ बच्चा क्या बोलता है, हम बास्केटबॉल खेलेंगे। कुछ बच्चा क्या बोलता है, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। तो इसमें क्या हो जाता है, दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। ठीक है, शिक्षक कह रहे हैं चलो क्या मैटर है, पहले बताओ कि क्या दिक्कत है। एक तरफ वाला को हाथ उठाकर बोला कि बोलो, तुम बोलो क्या है। यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। मतलब इसका कहानी का कुछ और सार होगा। अच्छा, ठीक है, तो क्या कहते हैं, हाँ हम जीत गए। ठीक है, तो फिर कहता है हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या क्या है, कक्षा में अधिक है। ठीक, मैडम को फैसले लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारा क्या दिया हुआ है, ये कुछ अधूरा लग रहा है कहानी। देखिए बात क्या है कि कुछ लड़के क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कुछ लड़कियां बास्केटबॉल खेलना चाहती है।
दोनों में विवाद हो जाता है। तो मैडम क्या बोलती है कि जिसकी संख्या अधिक होगी, तो मैडम को क्या करना चाहिए कि अब देखिए लड़की है तो ये इसको अगर फुटबॉल पसंद है, बास्केटबॉल पसंद है, तो ये बास्केटबॉल खेलेगी, लड़की हो या लड़का। तो हाथ बोलती है कि हाथ उठाओ, जिसका जो संख्या ज़्यादा रहेगा वह जीत जाएगा। तो लड़कों का संख्या क्या है, ज़्यादा, वो जीत गई, उसी पर बहस हो रहा है। तो यही कह रही है कि नहीं, मैडम को क्या करना चाहिए, फैसला लेने का तरीका कुछ अलग करना चाहिए। यहाँ भी मैडम क्या है, मंदबुद्धि है। इस तरह के अस्वस्थ हालत लोकतांत्रिक समाजों में भी क्या होते हैं, पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है। ठीक है, मान लीजिए जो संख्या में कम है और जो संख्या में ज़्यादा है, आप वोटिंग करवा दीजिएगा, तो वोटिंग से क्या होगा, जिसका संख्या ज़्यादा है वो जीत जाएगा। तो इससे जो कम वाले हैं उसके साथ क्या हो जाएगा, यह भेदभाव हो जाएगा। जैसा कि इस चित्र कथापट से पता चलता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी दलित वर्ग में ही ऐसा होता है। ठीक है, बहुमत, जो व्यक्ति अधिक है जो व्यक्ति कम है, तो कम वाले को हमेशा निरंकुशता का खतरा बना रहता है। इसलिए तो संविधान बना है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज़ आसानी से मिल रहा है और किसी गरीब को नहीं मिल रहा है, तो ऐसा तो क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उस चीज़ का ज़रूरत ही नहीं है। यह उपलब्ध कराना जिम्मेदारी बन जाती है किसकी, सरकार की। और यह बात संविधान उसको क्या, यह हक देता है, संविधान ही देता है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इस पर कौन अंकुश लगाएगा, संविधान। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अगर एक ही समुदाय में अगर मामला हो रहा है तो इंट्रा, अगर दो अलग अलग समुदाय हैं तो इंटर। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, संविधान क्यों होना चाहिए? ठीक है, अब कह रहा है कि संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। मतलब क्या हुआ इसका? यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है। ठीक है, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमें व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में क्या करता है, मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे दिए गए चित्र कथापट को देखिए। ठीक है, क्या चित्र कथापट पर दिया हुआ है? शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। ठीक है, तो शबनम यह बात सोच रही है कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है, 2 चैप्टर का इसका बाकी है। अगर ये 2 चैप्टर अभी पढ़ लेती है तो कल का पेपर आसान हो जाएगा, लेकिन इसको सीरियल देखना भी, बिना सीरियल के ये रह नहीं सकती। तो ये क्या है, किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में है। ठीक है, दुविधा में है। तो इसकी मम्मी बोलती है कि शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? तो शबनम क्या कहती है, मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है कि अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे तो तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचेगा। अच्छा हुआ मैंने कल टीवी, मतलब देखिए, यह बोल रही है मम्मी पापा को कि अगर आप लोग टीवी नहीं देखिएगा तो मेरा ध्यान भी टीवी पर नहीं जाएगा, और अगर मेरा टीवी पर ध्यान नहीं जाएगा तो हम अच्छे से पढ़ लेंगे और कल जाके पेपर में लिख देंगे। तो इसकी मम्मी पापा समझदार थे, इसके मम्मी पापा। ठीक, और घरों में क्या होता है, बड़का पढ़ाकू बनी है, जाओ पढ़ने का मन नहीं तो 10, मतलब तरह तरह के। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉपरेट करना। मतलब ठीक, बच्चों को कॉपरेट करना, और अच्छे गार्जियन का यही निशानी है कि वो बच्चों को क्या करे, कॉपरेट करे। तो इसके मम्मी पापा नहीं टीवी देखे, तो यह बोलती है कि अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों में से कितने सारे सवाल आ गए। ठीक है,
मतलब वही 2 चैप्टर से इसको सवाल आ गए और ये पढ़ी थी और लिख दी, और ये नहीं पढ़ा था तो देखिए माथा पकड़ा हुआ है। ठीक है, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसीलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि जनता लोग भी परेशान हो चुका है, जिसको चुनते हैं वही भ्रष्ट निकल रहा है, सब पार्टी पॉलिटिक्स में है। ठीक है, तो हम किसको चुने किसको ना चुने, इससे अच्छा है, यह जनता अपने आप में सोच रही है कि इससे अच्छा क्या हो जाए कि अंग्रेज का शासन आ जाए, जो कोड़ा दे और काम करवाए वही शासन बढ़िया हो। तो यह बात क्यों बोल रहा है, तो यह परेशान होकर बोल रहा है। ठीक है, इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर पर तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। ठीक है, याद कीजिए जब अंग्रेज गुलाम बनाया था तो सिर्फ कोड़ा भोजन कम और कोड़ा ज़्यादा लगता था, अगर आ जाएगा तो फिर कोड़ा खाना पड़ेगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है या ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की क्या होती है, स्वतंत्रता की रक्षा होती है। ठीक है, अगर बढ़िया संविधान बन जाएगा तो क्या होगा, आपको स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक, इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो उम्मीद है यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आप इसे खुद से अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो बातें नहीं समझ में आएगी पूछिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।